वेलकम टू शुक्ला स्टडी पॉइंट। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आप देख पा रहे हो कि पीछे पेपर है, किसका पेपर है? ये एंशिएंट हिस्ट्री का पेपर है, एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री का पेपर है। आपको बता दूं ये प्राचीन इतिहास का पेपर है। मेजर माइनर दोनों का सिलेबस सेम ही है। नई शिक्षा नीति 2020 में एक प्रकार से जब नई शिक्षा नीति आई तो चूंकि उस समय कोरोना लागू था, इसी वजह से शिक्षा नीति लागू नहीं हो पाई। आकर के 2022 में लागू हुई। 2022 में पहली बार जब पेपर हुआ उस दौरान कैसे कैसे क्वेश्चंस परीक्षा में आए थे उसको मैं दिखाने का प्रयास करूंगा। ये क्यों मैं कर रहा हूं? आप सोच रहे गुरुजी 2025 में 2022 के पेपर का क्या लेना देना है? आप क्वेश्चन करिए कि गुरुदेव ये क्या बता रहे हो आप। इसका उत्तर है मेरे पास, सटीक उत्तर है, तर्क सहित उत्तर है और देने का प्रयास करूंगा। आज जब आप वीडियो के अंत तक पहुंचेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि मैं ये क्यों कर रहा हूं। क्योंकि आप पहली बार हमसे जुड़ रहे हैं, इस वजह से आपको ये विश्वास दिलाना है कि जो मैं मॉडल पेपर बनाता हूं, जो मैं महासंग्राम रिवीजन क्लास बनाता हूं, जो मैं मैराथन क्लास चलवाता हूं, उसमें एक प्रकार से जो क्वेश्चंस वगैरह रखता हूं वो एक प्रकार से पिछले वर्ष के मॉडल पेपर में विभिन्न विश्वविद्यालयों के अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ के पेपर को मैं एनालिसिस करता हूं, उसको देखता हूं, उस पर दिन रात मेहनत करता हूं, चर्चा करता हूं, उनको लिखता हूं अलग अलग स्थानों पर। उसके बाद में उस प्रश्न को मैं महासंग्राम रिवीजन क्लास के माध्यम से आपके समक्ष लाने का प्रयास करता हूं महोदय। इस वजह से एक प्रकार से मैंने आपको एक प्रमाण के रूप में दिखाने का प्रयास किया कि आप पेपर देखें। ऐसे ही 2023-24 का पेपर मैं दिखाऊंगा, 22-23 का पेपर दिखाऊंगा, 21-22 का आप देख ही रहे हैं। और इस तरीके से जब आप देखेंगे उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस रिपीटेड हो रहे हैं तब आपको पता चलेगा कि शुक्ला सर जी की क्या रणनीति थी पढ़ाने की। तो रणनीति ही निर्णायक है मेरे प्यारे दोस्तों। इस वजह से रणनीति फॉलो करना, एक प्लान की जरूरत होती है किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए। आप पढ़ते चले जाओ वो मैटर नहीं करता, आपको स्मार्ट वर्क करने की जरूरत होती है, आपको मेहनत से ज़्यादा बुद्धि का प्रयोग करना होता है। इसीलिए बुद्धि हमेशा बड़ी होती है। कहते हैं अकल बड़ी की भैंस, तो आप कहते हैं क्या कि अकल बड़ी है, भैंस को नहीं कहते। भैंस शारीरिक दृष्टि से बड़ी है लेकिन अकल जो होती है वो बहुत बड़ी होती है। ठीक है, तो इस वजह से हम अकल का प्रयोग करते हुए अब की बार पेपर की तैयारी आपकी करवा रहे हैं। तो आपको बस विश्वास करके आपको बस पढ़ते चले जाना, जो जो मैं बताऊं वो करते चले जाइएगा। अगर आपका एक प्रकार से आपका बैक भी नहीं लगेगा, मतलब ये है जो बच्चे कुछ भी नहीं पढ़ते हैं वो भी मॉडल पेपर अगर हमारे देख करके चले जाते हैं, क्योंकि पिछले 7 सालों से मैं आपको बीए के क्षेत्र में एक प्रकार से पढ़ा रहा हूँ। तो वो अनुभव है कि पेपर कैसा बनेगा, कैसा एग्जामिनर की दिमाग में क्या चल रहा है, वो कैसा सोच रहा है, वो सब मैं पढ़ चुका हूँ। मुझे पता है कि किस टाइप का पेपर एग्जामिनर बनाने वाला है। तो उसको लेकर के आप बिल्कुल टेंशन ना लें, बस आप वीडियोस को देखें। ठीक है, लगातार आप हमसे जुड़े रहें। ठीक है, और आपके लिए कोर्स की भी व्यवस्था कर दी गई। अभी कोर्स के बारे में इंफॉर्मेशन मैं दे दूंगा। हालांकि हम पहले समझने का प्रयास करते हैं। एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री का पेपर है ये, आर्कियोलॉजी एंड कल्चर। ये आपके पेपर का पूरा ये सब्जेक्ट ही है, एक सब्जेक्ट। क्योंकि एक होता है आपका प्राचीन इतिहास, समझे बहुत विस्तार से, तो ये प्राचीन इतिहास है। तो प्राचीन इतिहास जो सब्जेक्ट आपका है वो एक प्रकार से ये है। एक होता है आपका इतिहास, केवल इतिहास। तो अगर आपका जो एडमिशन आपने करवाया होगा वहाँ पर केवल इतिहास या केवल हिस्ट्री लिखा है तो आपको मेडिवल हिस्ट्री जो मैं पढ़ाता हूँ वो पढ़ना है, यानी कि मध्यकालीन इतिहास पढ़ना है, केवल इतिहास पढ़ना है। लेकिन अगर आपके पेपर पर या आपके उस पर एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री, आर्कियोलॉजी एंड कल्चर लिखा है, ये अपने आप में एक सब्जेक्ट है, तो आपको एक प्रकार से प्राचीन इतिहास जो मैं पढ़ाता हूँ वो पढ़ना है। ठीक है, ये बात ध्यान दीजिए। दोनों इतिहास अपने आप में एक एक सब्जेक्ट हैं बीए में, ये बात ध्यान रखेंगे। क्लियर? तो पेपर कोड आपको दिखा गया है। देखिए यहाँ पर पढ़ना क्या होता है एंशिएंट हिस्ट्री में। फर्स्ट सेमेस्टर में आपको अर्ली सिविलाइजेशन ऑफ इंडिया एंड वर्ल्ड, इंडिया मतलब कि जो भारत की जो सभ्यता है, प्राचीन सभ्यता, उसके बारे में, और वर्ल्ड यानी विश्व की प्राचीन सभ्यता। अब विश्व की प्राचीन सभ्यताओं में सुमेरियन सभ्यता, मिस्र की सभ्यता, बेबीलोनियन की सभ्यता, चीन की सभ्यता, ये सब सभ्यताओं के बारे में आपको पढ़ना है। और भारत की सभ्यता कौन सी है? सिंधु घाटी की सभ्यता, हड़प्पा, मोहनजोदाड़ो, लोथल, कालीबंगा, ये सब स्थान के बारे में आपको पढ़ना। क्या मिला, क्या नहीं मिला, नगर नियोजन कैसा था, सामाजिक स्थिति कैसी थी, वहाँ का जो समाज था कैसा था, पुरुष प्रधान था, नारी प्रधान था। नारी प्रधान था क्यों? क्योंकि वहाँ से मूर्तियाँ खूब मिली हैं। कई सारे विद्वान तर्क देते हैं। ये सारी चीज़ें बहुत ही बारीकी के साथ समझने का प्रयास किया जाएगा। फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिए मेरे प्यारे दोस्तों, शेयर कर दीजिए। टाइम 3 आवर्स, मैक्सिमम मार्क्स 75, 75 नंबर का आपका पूर्णांक होता है।
नोट आपसे कह रहा है अटेम्प्ट ऑल सेक्शंस एज पर इंस्ट्रक्शन, सभी खंडों से उत्तर निर्देशानुसार दीजिए। सेक्शन ए यानी खंड आ की बात की जा रही है। नोट कह रहा है कि अटेम्प्ट ऑल क्वेश्चंस, गिव आंसर ऑफ ईच क्वेश्चन इन मैक्सिमम 50 वर्ड्स, सभी प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर लगभग यानी अधिकतम आपका 50 शब्दों में होना चाहिए। यानी आपको एक प्रकार से 10 क्वेश्चन अति लघु उत्तरीय करने हैं। 2-2 नंबर का एक प्रश्न होता है, 20 नंबर यहाँ से आपको मिल जाएंगे। 3 घंटे की परीक्षा में ऐसा होता था, लेकिन अब परीक्षाओं का जो समय है वो 2 घंटे कर दिया जाएगा। यानी अब 2 घंटे की परीक्षाएं होगी। 2 घंटे में आपको कैसे लिखना है उत्तर, कॉपी कैसे लिखनी है, इसकी भी मैं वीडियोस बना दूंगा। उसको लेकर के आप परेशान नहीं होना है। वहां पर आपको क्वेश्चंस कम दिए जाएंगे और कम लिखना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन जब 3 घंटे की परीक्षा होती तो वहां पर आपको ज़्यादा लिखना पड़ता था। चले प्रश्न आप देखें। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका भैया। पहला क्वेश्चन से वैदिक संहिता यानी वैदिक संहिता के बारे में आपको बताना। वैदिक संहिता की बात की तो वेद में कौन से वेद हैं? 4 वेद। वेद कितने भैया? 4 वेदों की बात होती है। कौन कौन से? आपका पहला वेद है ऋग्वेद, ठीक है। कौन सा वेद है? ऋग्वेद, ठीक है। फिर उसके बाद में कौन सा वेद आता है आपका? यजुर्वेद, ठीक है। यजुर्वेद आपका आता है, ठीक है। यजुर्वेद हो गया। फिर कौन सा आता है? सामवेद आता है, ठीक है। फिर सामवेद के अंदर में कौन सा आता है? अथर्ववेद। अथर्ववेद जो है बाद में बना, इसीलिए एक प्रकार से ये तीनों वेद जो हैं इन्हीं को क्या कहते हैं? वेद त्रयी में शामिल करा जाता है। किसमें? वेद त्रयी कहा जाता है। वेद त्रयी में शामिल है कौन से वेद? ये ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद। ऋग्वेद की अगर बात करें तो इसमें एक प्रकार से ऋचाएँ हैं। यजुर्वेद और सामवेद, सामवेद बेसिकली संगीत शास्त्र का जनक हैं। अथर्ववेद में एक प्रकार से जादू टोना टटका और तमाम प्रकार के एक प्रकार से औषधियों के बारे में बताया गया अथर्ववेद में, ठीक है। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद ये तीनों एक जैसे हैं, मतलब कि एक साथ बने हैं, ठीक है। थोड़ा आगे पीछे हैं। अथर्ववेद बहुत बाद में आकर के बना है। ऋग्वेद जो है सबसे पुराना वेद है। ऋग्वेद में ही गायत्री मंत्र वगैरह का उल्लेख है, ठीक है। ये सारी चीज़ें मैं आपको विस्तार से समझाऊंगा। मॉडल पेपर में मैंने समझाया भी है। वैसे महासंग्राम रिवीजन क्लास अभी एंशिएंट हिस्ट्री की आई नहीं है। जल्द ही आपकी एंशिएंट हिस्ट्री की महासंग्राम रिवीजन क्लास आएगी, जिसमें पिछले 3 वर्षों में पूछे गए जो मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस हैं उनके बारे में चर्चा करूंगा। तो उसके लिए आप सभी लोग तैयार रहिएगा, ठीक है। बाकी सब्जेक्ट की लगातार हो ही रही है, आप सभी लोगों ने देखा भी होगा, ठीक है। तो इन सभी के बारे में चर्चा हमको करनी है, पूरा विस्तार से हम बताएंगे। एक एक मुद्दों को एकदम से खोल करके रख देंगे। आपका कोई भी प्रश्न, कोई भी डाउट आपका बचेगा नहीं, कोई भी डाउट आपका रहेगा नहीं, तो बिल्कुल चिंता ना करें आप, ठीक है। सरस्वती रिवर के बारे में समझेंगे। सरस्वती नदी, सरस्वती नदी आज लुप्त हो चुकी है, लेकिन उस समय सरस्वती नदी थी, ठीक है। वेदों में भी सरस्वती नदी का वर्णन आपको मिलता है, तो इसके बारे में विस्तार से हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। इसके अलावा अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था क्या भाई? अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था रामायण के बारे में। ये रामायण वो नहीं है रामचरितमानस वाला रामायण, ठीक है। ये रामायण है जो संस्कृत भाषा में लिखा है। किस भाषा में रामायण लिखा गया भैया? ये रामायण संस्कृत वाला रामायण है, संस्कृत। वैसे आप देखते हैं कंबन रामायण भी लिखा गया है। कंबन रामायण जो है, कंबन नाम के एक ऋषि थे दक्षिण भारत के, उन्होंने लिखा था, ठीक है। ऐसे ही रामायण अलग अलग भाषा में लिखा गया, लेकिन जो सबसे प्राचीन रामायण माना जाता है वो है वाल्मीकि का रामायण। रामायण की रचना किसने करी? संस्कृत भाषा में करी। किसने? वाल्मीकि ऋषि ने करी। वाल्मीकि का नाम आप लोग जानते होंगे। वाल्मीकि ऋषि ने करी। किसने करी? वाल्मीकि जी ने करी, ठीक है, रामायण की रचना। तो रामायण एक प्रकार जिसमें भगवान श्री रामचंद्र की गाथा का वर्णन है, पूरा का पूरा 7 कांडों में बटा हुआ है। 7 कांड में पहला आपका बालकांड, फिर अयोध्या कांड, फिर आपका अरण्य कांड, फिर किष्किंधा कांड, फिर आप मतलब कि फिर आपका किष्किंधा कांड, फिर सुंदर कांड, ठीक है। फिर उसके बाद में आपका लंका कांड और उसके बाद में फिर उत्तरकांड आपका आता है। क्लियर? उत्तरकांड कुछ लोग कहते हैं बाद में जोड़ा गया है। इसके अलावा आप देखते हैं कालीबंगा। कालीबंगा जो है एक स्थान है जो कि एक प्रकार से कालीबंगा स्थान है जो कि एक प्रकार से ये सिंधु घाटी सभ्यता से ही जुड़ा रहा है। इसके अलावा अगला है आपकी महाभारत। महाभारत एक पुस्तक महाकाव्य है। दुनिया का सबसे बड़ा महाकाव्य है महाभारत, ठीक है। वैसे महाकाव्य ये भी है, रामायण भी महाकाव्य है जिसके नायक राम जी हैं, और महाभारत एक महाकाव्य है। ये सबसे बड़ा महाकाव्य है, दुनिया का सबसे बड़ा, विश्व का आज तक का सबसे बड़ा महाकाव्य, सबसे बड़ा महाकाव्य है ये, ठीक है। इसको पहले किस नाम से जानते थे? जय संहिता कहते थे। क्या कहते थे? जय संहिता के नाम से इसको जानते थे, ठीक है। ये बात ध्यान रखें। किसने लिखा है? महर्षि वेदव्यास जी ने लिखा। किसने लिखा है? वेदव्यास जी ने लिखा है। वेदव्यास जी ने इसको लिखा है। अच्छा, वेदव्यास क्या है? वेदव्यास एक उपाधि है। क्या है वेदव्यास? एक उपाधि है। अच्छा, वेदव्यास का पूरा नाम क्या है? वेदव्यास का नाम क्या है? कृष्णद्वैपायन। क्या नाम है भैया? ध्यान रखें, कृष्णद्वैपायन इनका क्या नाम है? वेदव्यास जी का कृष्णद्वैपायन इनका नाम है, ठीक है। कृष्णद्वैपायन इनका नाम है, ठीक। कृष्णद्वैपायन वेदव्यास इनका पूरा नाम है। महाभारत काल के थे एक प्रकार से। तो ये एक प्रकार से आप समझेंगे महाभारत काल और रामायण काल का समाज कैसा था, यहाँ पर सारी चीज़ें कैसी थी, पूरी विस्तार से चीज़ों को हम जानने का प्रयास करेंगे। ये सब आपको पढ़ना है एंशिएंट हिस्ट्री में, ठीक है। मैं एक एक करके सारी चीज़ों को आपको समझाऊंगा, तो परेशान आपको बिल्कुल भी नहीं होना किसी बात को लेकर के। आगे देखते हैं अगली जो एक प्रकार से अगला जो है वो है कि कैरी टेबलेट्स यानी कि
मृत्तिका, ठीक है, मृत्तिका, ये एक प्रकार से इसके बारे में चर्चा करेंगे। इसके अलावा हम्बुराबी, हम्बुराबी एक व्यक्ति था, हम्बुराबी ने एक संहिता बनाई थी, ठीक है, हम्बुराबी संहिता। इसमें कई सारे नियम थे। हम्बुराबी संहिता को लेकर के मैंने एक मतलब कि इसमें हम्बुराबी संहिता के को लेकर के जो मैंने एक मॉडल पेपर दिया है, उस मॉडल पेपर में प्रश्न मैंने रखा है, आप लोग देख लीजिएगा। इसके अलावा जिगुरत, जिगुरत भी एक प्रकार से मंदिरों जैसे बनाए जाते थे। जिगुरत के बारे में मैंने आपको उसमें जब प्राचीन इतिहास में पढ़ा रहा था तो उसमें जिगुरत के बारे में मैंने समझाया है, जिगुरत कैसे होता है, यहाँ पर सर्च करके आपको जिगुरत के बारे में दिखाया है, ठीक है। तो जिगुरत आपने देखा होगा, अगर आप कहें तो मैं अभी सर्च करके दिखा दूँ जिगुरत क्या होता है, हालांकि क्या अभी लंबा समय हो जाएगा, जिगुरत आप देख लें, हालांकि दिखाने का मैं प्रयास करता हूँ। जिगुरत वैसे देखे होंगे जिगुरत क्या होता है, 1 मिनट में दिखाई देता हूँ आपको जिगुरत के बारे में थोड़ा सा देखें, ठीक है। देखें जिगुरत आपका जो होता है, मैं 1 मिनट दिखा दूं, जिगुरत अभी देखेंगे, जिगुरत की फ़ोटो आपके समक्ष आ जाएगी, ये है जिगुरत, ठीक है। जिगुरत क्या होता है, इसी टाइप का जिगुरत होता है, ये पिरामिडीय आकार का होता है जिगुरत, ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। जिगुरत मेसोपोटामिया सभ्यता से संबंधित है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। मेसोपोटामिया की सभ्यता के अंतर्गत नगर के संरक्षक देवता जो होते थे जिगुरत में रहा करते थे, ऐसा माना जाता है। जिगुरत बेसिकली एक प्रकार से मंदिर जैसा या जैसे हम लोगों का मंदिर होता है, ऐसे मान लीजिए जिगुरत होता है। आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, यही होता है जिगुरत, ठीक है। जिगुरत के बारे में आपने देखा, ये होता है आपका क्या, यही है जिगुरत, ठीक है। ऐसे ही हम कालीबंगा, लोथल, इन सभी के बारे में भी आपको बता देंगे कि क्या होता है। ये सब जिगुरत आप देख पा रहे होंगे, यही सब है जिगुरत, ठीक है। ये सब आप तमाम चीज़ें देख पा रहे होंगे, क्लियर। आप चीज़ों को हम जानने का प्रयास करते हैं, इसको बैक करते हैं। तो ये जिगुरत था जिसके बारे में आपने जाना। अगर देखें काली मतलब कि आप सर्च करेंगे सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में भी थोड़ा सा अगर मैं आपको बताऊं, लोथल जो स्थान आपने देखा था, लोथल, अभी लोथल आपका आ जाएगा। देखें लोथल जो है ये एक प्रकार से, ये लोथल स्थान जहाँ से मिला है हमको, सारी चीज़ें मिली हैं सिंधु घाटी सभ्यता से। देखिए इसकी बात की जाए तो लोथल जो है हमको ये अभी देखिए, लोथल की बात की तो लोथल से ये चीज़ें ईंटें देखें कैसी किस तरीके से मिली हैं, ये सब लोथल से मिली हैं हमको, जो कि सिंधु घाटी सभ्यता की परिचायक है। लोथल ये आप देख पा रहे होंगे सारी चीज़ें, ये ठीक है, ये आप दिखाई पड़ा होगा, सारा चित्र आपको दिखाई पड़ा ना। इसको बड़े में कर देते थोड़ा सा, देखें देखें यहाँ पर क्या है, मनके की भट्टी, नगर क्षेत्र, कब्रिस्तान एरिया, ये आपका कब्रिस्तान है, ठीक है। यहाँ पर जो दफनाया जाता था मुर्दों को। आगे देखें ये एरिया पूरा, आप जाएंगे कभी यहाँ पर घूमने तो आपको ये चीज़ें दिखाई पड़ेंगी, ये एरिया है पूरी, ठीक है। आगे और देखें ये, ठीक है। लोग जाते हैं इसको घूमने टहलने के लिए, ये कब्रिस्तान वाला एरिया ही है, ठीक है। ये देखें कुआं वगैरह बना हुआ है, ये पूरे किस तरीके से व्यवस्थित तरीके से आप देख पा रहे होंगे इसको ना, समझ रहे हैं ना। तो ये सब चीज़ें आपको यहाँ पर दिखाई पड़ रही हैं, क्लियर। तो ये है आपका क्या भैया, ये है आपका जिगुर मतलब कि ये लोथल स्थान है। ऐसे ही आप और देखेंगे तो ऐसे लोथल में, तो इन सभी को मैं ऐसे चित्रात्मक शैली में दिखाने का प्रयास करूंगा, चीज़ों को समझाने का भी प्रयास करूंगा। तो जिगुरत आप समझ गए क्या होता है पूरा, मैं और भी चीज़ों को आपको बताऊँगा, मॉडल पेपर के माध्यम से सारी चीज़ों को आपको समझाने का प्रयास रहेगा, ठीक है। अगला आप देखेंगे नील नदी, ठीक है। नील नदी के बारे में आपको जानना है, तो यहाँ पर केवल क्वेश्चंस को दिखाने का प्रयास मेरा रहा है कि मैं क्वेश्चंस को बताऊँ। नील नदी जो कि एक प्रकार से, नील नदी को मिस्र का वरदान भी कहा जाता है, क्या कहते हैं, मिस्र का वरदान भी कहा जाता है, मिस्र का वरदान कहा जाता है। किसको, नील नदी को क्या कहते हैं, मिस्र का वरदान कहते हैं। ये बात आप ध्यान रखें, क्या कहते हैं, मिस्र का वरदान। चूँकि नील नदी का इलाका जो है, चूँकि नील नदी एक प्रकार से, मिस्र जो है ये पड़ता है अफ्रीका में, अफ्रीका में एक प्रकार से ऊबड़ खाबड़ एरिया, और वहाँ पर एक नदी आ जाना या रेगिस्तान इलाका पूरा का पूरा, ठीक है, ऐसे में एक नदी हो जाना बड़ी स्वाभाविक सी बात है। तो उस नदी घाटी के एरिया में तमाम प्रकार की सभ्यताओं का विकास हुआ, यानी जितनी भी सभ्यताओं का विकास आप देखेंगे नदी घाटियों में ही हुआ। क्यों, क्योंकि नदियों से एक प्रकार से पशुओं के लिए पानी, चारे की व्यवस्था, और इसके अलावा अपने लिए पानी की व्यवस्था, भोजन की व्यवस्था नदी किनारे ज़्यादा हो जाती है, ठीक है, इस वजह से। इसके अलावा अगला है आपका सांग डायनेस्टी, सांग राजवंश के बारे में चर्चा करेंगे, ठीक है। तो ये सब आपका सांग राजवंश चाइना से रिलेटेड है, इसके बारे में पूरा जानेंगे, चीन की सभ्यता के बारे में भी समझेंगे। तो ये सब आपको प्रश्न पूछा गया था, इन सभी प्रश्नों के उत्तर आपको महासंग्राम रिवीजन क्लास में मैं रखूंगा, ठीक है, चर्चा करूंगा।
सेक्शन, अच्छा अगर एक बात और ध्यान रखेंगे, अगर मान लेते हैं आपको इन सभी का, इससे मान लेते हैं इसको आपको लिखना नहीं, आपको पीडीएफ प्राप्त करनी है, कोर्स लेना है हर एक सब्जेक्ट का। कोर्स का मतलब यहाँ पर एक प्रकार से आपको पीडीएफ मिलेगा और भी सारी चीज़ें आपको यहाँ पर मुहैया करवाई जाएंगी, ठीक है। इसमें आपको पीडीएफ मिलेगा, कोर्स में क्या मिलेगा आपको पीडीएफ मिलेगा, ठीक है, हर एक सब्जेक्ट की पीडीएफ, वीडियो लेक्चर मिलेंगे, ठीक है। इसके अलावा लाइव क्लास भी आपको यहाँ पर मिलेगी, ठीक है। इसके अलावा मैराथन क्लास आपको मिलेगी, मैराथन क्लास के माध्यम से सिलेबस आपका पूरा कंप्लीट करवा दिया जाएगा। इस तरीके से आपको तमाम प्रकार की चीज़ें, मॉडल पेपर, मैराथन क्लास, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, ये सब मिलेगी। जैसे ये अभी पेपर मैं पढ़ा रहा हूँ, इसका पीडीएफ भी आपको मिल जाएगा, ठीक है। आपको करना क्या है, 91 61 93 60 62 इसी पर आपको एसएमएस कर देना है। इसके बाद में आपको ग्रुप से ऐड कर दिया जाएगा और ग्रुप से ऐड कर दिया जाएगा। और पिछले इस दिनों में थोड़ा सा बिजी रहूँगा, इस वजह से अभी हो सकता है आपके पास वो नोट्स वगैरह ना सेंड कर पाएँ, लेकिन आपको ग्रुप से ऐड कर दिया जाएगा। और ग्रुप से ऐड करने के बाद में आपको बता दूं कि आप 2-3-4 दिन थोड़ा सा भी लेट होगा तो आप थोड़ा सा आप एसएमएस कर दीजिएगा, आपको ऐड कर दिया जाएगा 4-5 दिनों के बाद में या 3-4 दिनों के बाद में। चूँकि मैं इस दौरान एक प्रकार से यात्रा पर रहूँगा, वैष्णो देवी की यात्रा पर रहूँगा, इस वजह से थोड़ा सा आपको 4-5 दिनों के लगभग 16 तारीख से लेकर के, और मान लीजिए कि ये वीडियो आप देख रहे होंगे तो शायद वीडियो मैं यात्रा पे ही रहूँगा, चूँकि वीडियो मैं पहले शूट कर रहा हूँ इसको, तो आप वो थोड़ा दिन बाद देख रहे होंगे इसको, ठीक है। तो मैं यात्रा पे रहूँगा 16 तारीख से लेकर के 21 तारीख तक, और 21 के बाद में जब मैं आऊँगा तो 22 से आपकी एक प्रकार से आपको, मतलब ग्रुप से तो ऐड करता रहूँगा, फ़ोन से हम वहीं पर एक प्रकार से, लेकिन आपको एक प्रकार से जो क्लासेस होंगी थोड़ा बहुत आपको ये सब मिलती रहेंगी। बाकी आपको एक प्रकार से जब आप कहीं ना कहीं पे आप देखेंगे जो चीज़ें क्या बोलते हैं उसको, पीडीएफ वगैरह जो आपको मिलेगी वो एक प्रकार से 22 के बाद मैं सारी पीडीएफ सेंड कर दूंगा सभी बच्चों के पास, ठीक है। तब तक एक प्रकार से आप थोड़ा सा धैर्य रखिएगा। तो 91 61 93 60 62 पर एसएमएस करना है और ग्रुप ज्वाइन कर लेना है, ठीक है। मात्र और मात्र 100 रुपीज़ खर्च करना है आपको, बस कितने रुपए भैया, मात्र 100 रुपये आपको खर्च करना है इस पूरे के पूरे कोर्स के लिए। इसमें केवल एंशिएंट हिस्ट्री का कोर्स नहीं है, एंशिएंट हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, हिंदी, संस्कृत, ठीक है, शिक्षा शास्त्र, इकोनॉमिक्स, साइकोलॉजी, ऐसे तमाम प्रकार के और सब्जेक्ट जो बीए में पूछे जाते हैं। और इसके साथ ही साथ आपका सबसे बड़ी बात, को करिकुलर वाला जो कोर्स है आपका फूड न्यूट्रिशन एंड हाइजीन का, उसकी भी तैयारी आपकी एक प्रकार से इसी 100 रुपये में करवा दी जाएगी। यानी ये 100 रुपये में आपको बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी मिल रही है, बहुत सारे सब्जेक्ट आपको पढ़ाए जाएंगे, यानी सारे सब्जेक्ट आप विधिवत तरीके से एक ग्रुप में जुड़ करके पढ़ पाएंगे, जिसमें पीडीएफ नोट्स के माध्यम से, मैराथन क्लास, मॉडल पेपर के माध्यम से। देखें यूट्यूब पर आपकी क्लासेस तो हो ही रही हैं, तो अगर आपको नहीं पढ़ना तो कोई दिक्कत की बात नहीं, लेकिन अगर आप ग्रुप से जुड़ेंगे तो अस्थायी तो हो जाएगा आपका। ग्रुप से जुड़ेंगे, वहाँ पर पीडीएफ आपको लगातार मिलता रहेगा, तो इससे एक प्रकार से आपका एक प्रकार से बेनिफिट्स ही है, आप आसानी से पीडीएफ के माध्यम से भी पढ़ पाएंगे। तो आप में से सभी को लेना चाहिए मेरे हिसाब से, जिनको भी लेना फटाफट से एसएमएस करें, ठीक है। चले आगे और आपको दिखाने का प्रयास करते हैं सेक्शन बी, यानी सेक्शन बी में जो क्वेश्चंस आएंगे। यहाँ पर इस वीडियो का मेरा मेन मकसद है आपको ये दिखाना कि क्वेश्चंस आप देखें कैसे कैसे पूछे जाते हैं, लघु उत्तरीय क्वेश्चंस कैसे आते हैं, दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चंस कैसे आते हैं, और अति लघु उत्तरीय क्वेश्चंस कैसे आते हैं। तो आपने अति लघु उत्तरीय क्वेश्चंस को देखा, लघु उत्तरीय को देखो। सेक्शन बी यानी खंड बा, अटेम्प्ट एनी 5 क्वेश्चंस, गिव आंसर ऑफ ईच क्वेश्चन इन मैक्सिमम 200 वर्ड्स। आपको यहाँ पर 7 नंबर का एक प्रश्न है, 5 क्वेश्चन, मतलब 5 क्वेश्चन करने हैं। ये बात ध्यान, 200 शब्दों में आपको लघु उत्तरीय प्रश्नों का उत्तर यहाँ पर लिखना है, ठीक है। प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। प्रश्न क्या है, डिस्क्राइब, आपसे पूछा गया है वेदांगाज विथ एग्जाम्पल्स। वेदांगाज मतलब वेदांग, वेदांग का उदाहरण वर्णन कीजिए। वेदांग जो होते हैं, वेदांगों की संख्या कितनी है भैया, वेदांगों की संख्या 6 है, जिसमें कल्प, निरुक्त, ठीक है, ज्योतिष, ठीक है, विद्या, ये सब शामिल हैं आपकी। इसके बारे में विस्तार से मैं चर्चा करूंगा। इसके अलावा हु वेयर आथर्स ऑफ सिंधु सरस्वती सिविलाइजेशन, सिंधु सरस्वती सभ्यता के निर्माता कौन है, कौन थे, इसके बारे में पूरा विस्तार से मैं बताऊंगा। ये सब प्रश्न आपको मॉडल पेपर मिलेंगे, ये सब प्रश्न नोट डाउन कर लीजिएगा, पीडीएफ आपको दे देंगे तो उसमें आप प्रश्नों को इकट्ठा कर लीजिएगा। बाकी इन सभी के उत्तर मैं महासंग्राम रिवीजन क्लास के माध्यम से लाऊंगा। इसके अलावा डिस्कस सोशल लाइफ ऑफ वैदिक कल्चर, वैदिक संस्कृति के सामाजिक जीवन का विश्लेषण कीजिए। अभी मॉडल पेपर में मैंने इस पूरा का पूरा इस प्रश्न का उत्तर बताया है। मॉडल पेपर आप एंशिएंट हिस्ट्री का पढ़ा होगा, यूट्यूब पर देख लीजिएगा। इसके अलावा अगला क्वेश्चन आपसे बन सकता है, डिस्क्राइब एथिकल मॉडल ऑफ एपिक एज कल्चर, महाकाव्य युग की संस्कृति के नैतिक आदर्श का वर्णन कीजिए। महाकाव्य युग में क्या शामिल है, जैसे कि रामायण और महाभारत, ठीक है, रामायण और महाभारत की अगर बात की जाए तो यही को एक प्रकार से महाभारत, इसी को महाकाव्य युग या महाकाव्य काल कहते हैं। तो इस दौरान में संस्कृति यानी कल्चर का और नैतिक आदर्श क्या थे, इसके बारे में बताना है। तो ये सब आपका बड़ा जबरदस्त क्वेश्चन है, परीक्षा में लगातार पूछा जाने वाला प्रश्न है, ठीक है। ये 2023 में आपको प्रश्न देखने को मिलेंगे, 24 में भी आपको देखने को मिलेगा, ठीक है।
डिस्कस द कंट्रीब्यूशन ऑफ रिवर वैलीज इन द एवोल्यूशन ऑफ एंशियंट वर्ल्ड सिविलाइजेशन, यानी प्राचीन विश्व की सभ्यताओं के उदय में नदी घाटियों के योगदान का विश्लेषण कीजिए। और मैंने आपको ये बताया भी था कि भाई ये प्रश्न तो 100% आना है। अभी जस्ट मैंने आपको बनाया वीडियो मॉडल पेपर, इससे पहले आपने अगर नहीं देखा तो देख लीजिएगा। वहाँ पर इस प्रश्न पर मैंने चर्चा करी है कि विश्व की जितनी सभ्यताएं हैं सब नदी घाटियों में ही विकसित हुई। कौन कौन सी, जैसे कि आप देखते हैं मिस्र की सभ्यता, ठीक है, नील नदी के वरदान मिस्र की सभ्यता को कहते हैं। ऐसे ही सिंधु घाटी सभ्यता सिंधु नदी किनारे बसी, ठीक है। ऐसे ही आप देखेंगे चीन की सभ्यता होंगहो नदी किनारे। ऐसे आप देखेंगे, ठीक है, मेसोपोटामिया की सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता में भी आप देखते दजला फरात नदियों के बीच में एक प्रकार से इलाका। ऐसे ही तमाम प्रकार की एरिया में आप देखते हैं अलग अलग नदियों के किनारे अलग अलग सभ्यताओं का विकास हुआ। चूँकि इसके पीछे कई रीजन है, वो रीजन क्या है आपको जब वीडियोज़ देखेंगे मॉडल पेपर में क्वेश्चन आंसर बताऊँगा तो उसमें क्लियर हो जाएगा। इजिप्ट इज़ द गिफ्ट ऑफ नील डिस्कस, मिस्र नदी, नील नदी का मतलब कि मिस्र नील नदी का वरदान है, विश्लेषण कीजिए। ये प्रश्न हमेशा आपका प्रश्न परीक्षा में आता है। 100% अब की बार आएगा 2024 में 24-25 वाले पेपर में 100% आएगा। नोट डाउन कर लीजिएगा। इस प्रश्न का उत्तर मैं एक प्रकार से आपको महासंग्राम रिवीजन क्लास के माध्यम से दूंगा, तो आप इन सभी प्रश्नों को एक प्रकार से परेशान ना होइए इनको देख करके क्या क्या प्रश्न है, बस देख लें कि प्रश्न क्या क्या हैं और कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं। ये गुरुजी जो बताते हैं वो प्रश्न आते हैं कि नहीं आते हैं, ये भी आपके दिमाग में रहे कहीं ना कहीं पे, ठीक है। इसलिए मैं इस वीडियो को देखने का दिलाने का प्रयास, ऐसे ही सारे सब्जेक्ट का मैं क्वेश्चन पेपर आपको दिखाऊंगा। डिस्कस द रिलीजियस बिलीफ्स ऑफ चाइना ड्यूरिंग सांग एज, यानी सांग युगीन चीन की धार्मिक मान्यताओं का विश्लेषण कीजिए। चूंकि चीन की सभ्यता से भी प्रश्न आपको पढ़ने हैं, इसके बारे में भी मैं जानूंगा। इसके अलावा सेक्शन सी की अगर बात की जाए तो यहाँ पर आपको क्या करना है, किन्हीं 2 प्रश्न के उत्तर देने हैं। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर आपको 500 शब्दों में लिखना है। 10 नंबर का क्वेश्चन से 2 नंबर मतलब कि 2 क्वेश्चन कर दें, 10 नंबर का प्रश्न है, ठीक है। देखिए 4 क्वेश्चन आपको मिलेंगे, उनमें से केवल 2 क्वेश्चन कर दें, 2 क्वेश्चन छोड़ देने हैं। प्रश्न डिस्क्राइब द आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस इन द स्टडी ऑफ अर्ली कल्चर्स ऑफ इंडिया। मैंने चैप्टर संख्या 1 पढ़ाई है, उसको आप देख लीजिएगा, उसमें इस प्रश्न का उत्तर पूरा का पूरा मिल जाएगा, ठीक है। इसमें मैंने प्रारंभिक भारतीय संस्कृतियों के अध्ययन के पुरातात्विक स्रोतों का वर्णन कीजिए। वहाँ पर मैंने पुरातात्विक स्रोत, साहित्यिक स्रोत और एक प्रकार से विदेशी यात्रियों का विवरण, ये तीनों मैंने से आपको समझा दिया है, तो ये आपका वैसे ही हो जाता, ठीक है, उसका एक ही पार्ट है। अगला क्वेश्चन से डिस्कस द रीजन्स रिस्पॉन्सिबल फॉर डिक्लाइन ऑफ सिंधु सरस्वती सिविलाइजेशन। मॉडल पेपर आप देखेंगे तो उसमें मैंने सिंधु घाटी सभ्यता या सिंधु सरस्वती सभ्यता का पतन क्यों हुआ, इसके पीछे कई तर्क विद्वानों ने दिए, कई कारण रहे इसके पीछे। सारे कारणों के बारे में मैंने आपको बताया है, पूरा का पूरा कारण बताया कि बाढ़ की वजह से हुआ है, कि बाहरी आक्रमण की वजह से हुआ है, आर्यों के आक्रमण की वजह से हुआ है, सारी जानकारी मैंने आपको यहाँ पर बताई है। तो मॉडल पेपर आप देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट में वीडियो है। इसके अलावा पीपल ऑफ इजिप्ट वर मोस्ट रिलीजियस पर्सन ऑफ द वर्ल्ड डिस्कस। मिस्रवासी विश्व के सर्वाधिक धार्मिक व्यक्ति थे, विवेचना कीजिए। बढ़िया क्वेश्चन से परीक्षा में आ सकता है, इस पर भी डिस्कस होगा। इसके अलावा अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था क्या भाई, कि एवेल्यूट द इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ एंशियंट चाइना, यानी कि प्राचीन चीन की आर्थिक सिचुएशन यानी आर्थिक दशा का मूल्यांकन कीजिए। बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन। तो ये सब प्रश्न परीक्षा में एंशियंट हिस्ट्री में पूछे जाते रहे हैं, और ये सब प्रश्न परीक्षा में कई बार एक प्रकार से 2023 की परीक्षा में आप देखेंगे आए हैं, 2024 23-24 वाली परीक्षा में आए हैं, 22-23 वाली परीक्षा में पूछे गए हैं। तो ये सब प्रश्न ये प्रश्न पूछे गए विभिन्न विश्वविद्यालय में, चूंकि अलग अलग विश्वविद्यालय में एक प्रकार से पेपर आपके होते हैं और लिखित टाइप के बार बहुत सारे विश्वविद्यालय में होने वाले, तो इसके लिए बहुत ही उपयोगी है। बाकी ऑब्जेक्टिव टाइप के मॉडल पेपर के लिए आप लोग परेशान हैं तो उसकी व्यवस्था भी मैं कर दूंगा, ठीक है। धन्यवाद, फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे से जुड़ने के लिए। इसी प्रकार से अपना प्यार हमेशा बनाए रखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।